हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनते हैं उसको देखेंगे। यानी कि हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्लस 1 सब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। इस तरह से हम लोग करेंगे ताकि दोनों जो चीज़ों की आपकी तैयारी होती जाए। और ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको कंप्लीट देखना, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो का कितना ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका पता आपको तब चलेगा जब एग्जाम देके आ जाओगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके देखना। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आता है कि धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना किस राज्य में है। तो ये जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में और नेपाल में, इस दोनों के बॉर्डर पर जो है भारत नेपाल को लेकर के बॉर्डर को लेकर थोड़ा सा अभी जो है डिस्प्यूट रहा है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा कि एक काली नदी है, क्या है, काली नदी। अब ये काली नदी जो है भारत और पाकिस्तान नेपाल की सीमा का जो है यहाँ पे क्या करता है, एक तरह से बंटवारा करता है। तो काली नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 नंबर प्रश्न है कि भारत संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्रदान है। तो केंद्र को जो है अधिक शक्ति प्रदान होती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। तो देखिए सार्क का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, आपका ढाका में। ढाका कहाँ की राजधानी है, तो बांग्लादेश की। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सार्क का याद रखिएगा, काठमांडू में इसका जो है हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद जो है 4 नंबर प्रश्न है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो ये जो है मुजफ्फराबाद में है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये जो है 2 वर्षों का होता है। कितना होता है, 2 वर्षों का। 2021 से 23 के लिए जो है भारत अस्थायी सदस्य बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका 6 नंबर प्रश्न आपका एक सब्जेक्टिव टाइप है कि सामाजिक न्याय क्या है। तो देखिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों तरह के न्याय आते हैं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में, सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों के महत्व को स्वीकार किया जाए। जाति, धर्म, वंश, नस्ल, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। सभी को उन्नति एवं विकास के समान अवसर जो है प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है सामाजिक न्याय में विचार, निर्बल और निर्धन पक्ष को भी विशेष सहायता या संरक्षण प्रदान करने की मांग करता है। यानी कि सामाजिक न्याय में जो सभी वर्ग के लोगों को, या कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, रंग गोरा हो, काला हो, सांवला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबको जो है बराबर महत्व देना चाहिए। और इसके अलावा क्या करना चाहिए कि जो गरीब तबका है या जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको क्या करना चाहिए कि सीधा सीधा उसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आर्थिक तौर पर कुछ पैसे देना चाहिए सरकार को, या फिर उसको मतलब अगर समाज तौर पर पिछड़ा हुआ है तो आरक्षण देकर या कुछ भी देकर उसको जो है थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय बोलते हैं, ठीक है, ताकि सभी को जो है बराबर अवसर प्रदान हो सके। उसके बाद है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। तो ये जो है WTO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है यहाँ पे क्या है, वो एक एजेंसी नहीं है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी राजधानी का इसका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। उसके बाद जो है 8 नंबर प्रश्न है कि किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है डी रूजवेल्ट ने किया था। किसने किया था, डी रूजवेल्ट ने। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी रूजवेल्ट ने। इसके अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश यहाँ पे सदस्य हैं। तो यहाँ पे जो है 193 देश सदस्य हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो ये जो वर्ष में 1 बार होती है, ठीक है। इसमें जो है विश्व के सभी देशों के नेता जो है एक बार एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे जो है विश्व में शांति कैसे बना के रखा जा सकता है इस पर चर्चा होती है। सो आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 11 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण और विकास पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है। तो इसको जो है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सो आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन करिए। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, उसके बाद क्या है, अब जो है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब क्या है,
6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। इसको किसी भी परिस्थिति में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। केवल जो है आपको यहाँ पे इन मौलिक अधिकार को तभी ख़त्म किया जाएगा जब आपातकाल लागू होगा, तो जीवन जीने का अधिकार छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार थे, अभी कितने हैं, 6 हैं। तो कौन सा हटाया, कौन सा गया, तो ये जो है इंदिरा गांधी के टाइम में हटाया गया था, ठीक है। तो इसको संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब संपत्ति का अधिकार कहाँ है, तो अनुच्छेद 300 के क में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था जो है मौजूद है। भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, ठीक है। जैसे चीन में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, अमेरिका में क्या है, द्विदलीय व्यवस्था, लेकिन भारत में क्या है, बहुदलीय, मतलब कितना भी 8, 10, 20, 50 कितना भी दल जो है यहाँ पे हो सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये जो 35 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका जो आयु कितना होना चाहिए, जो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों ये वीडियो अगर यूजफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, साथ में जो है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो ये जो है मानवाधिकारों की बात करती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है, तो याद रखिए सुनीता नारायण है, मेघा पाटनेकर, आर के पचौरी, ये सब जो है पर्यावरणविद हैं, जबकि मनीष सिसोदिया क्या है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो देखिए यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि राबड़ी देवी होगी कि सुचेता कृपलानी होगी। देखिए भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। राबड़ी देवी बिहार की पहली थी, लेकिन भारत में किसी कोई ऐसा राज्य जिसका सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला बना वो उत्तर प्रदेश था, जिसका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी था। सो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। लेकिन जब पूछे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तब राबड़ी देवी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। उसके बाद जो है 18 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा के विपक्ष नेता का क्या तात्पर्य है। लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके जो क्या कार्य होते हैं या क्या तात्पर्य होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा में वे 55 या उससे अधिक सीटें जीतती, वे पार्टी जो 55 सीट जीतती है परंतु वह सरकार नहीं बना पाती। 55 या उससे अधिक सीट जीतने वाला पार्टी जो सरकार नहीं बना पाता है वह क्या कहलाता है, विपक्ष कहलाता है। इन दलों का एक नेता होता है जिसे विपक्ष का नेता कहा जाता है, या विपक्ष का नेता कहिए या उसको नेता प्रतिपक्ष भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है, उसको कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष। तो यहाँ पे जो विपक्ष के नेता का प्रमुख काम जो है सरकार की कमियों और खामियों को उजागर करना होता है। सरकार कुछ भी गलत करे तो उसको जो है जनता के सामने लाना होता है विपक्ष का काम, ठीक है, ताकि जो है सरकार क्या हो सके, निरंकुश, मतलब सरकार पर जो अंकुश लगे वो निरंकुश ना हो जाए। इसके लिए जो उसको रोकने का भी काम कौन करता है, तो नेता प्रतिपक्ष करता है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर जो है ये रचनात्मक सहयोग भी प्रदान करते हैं। अगर इस तरह का जरूरत पड़े, जैसे देश पर कोई बाहरी संकट आ जाए, ठीक है, तो उसमें विपक्ष क्या होता है, विपक्ष और पक्ष दोनों एक हो जाते हैं, उस समय सिर्फ देश की बात होती है। तो यही काम जो है विपक्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत का गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो कौन थे, सॉरी। तो यहाँ पे जो है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे। सो आंसर क्या हो जाएगा, पहले थे, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो सोवियत संघ से संबंधित है, यानी कि यूएसएसआर का जो है वार्सा पैक्ट था। सो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है। तो ये जो है भूमंडलीकरण मतलब क्या है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो उदारवाद का जो है, उदारवाद से संबंधित है। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत विविधता में एकता का देश है, यह किसने कहा था। तो ये जो है नेहरू जी बोले थे, ठीक है। भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। सो किसने बोला था, नेहरू जी ने। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है। सो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
उसका 24 नंबर प्रश्न कहता है कि मेक मोहन रेखा क्या होती है। तो देखिए इसका जो है जवाब हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, भारत और चीन के बीच जो है ये एक सीमा रेखा है जिसको हम लोग मेक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं, या उसको मेक मोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा जो है 4224 किलोमीटर है। अच्छा, ये तो हो गया आपका भारत चीन के बीच। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 25 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 1945 में हुई थी। कब हुआ था, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में है ना, ये पुराना वाला दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी कौन है, एंटेरियो गुटेरिस है। कौन है, एंटेरियो गुटेरिस। तो ये गुटेरिस आप याद रखिएगा, गुटेरिस से आपको आ जाएगा। ठीक है, गुटेरिस इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। तो गुटेरिस ध्यान रखिएगा कि अभी महासचिव कौन है, एंटेरियो गुटेरिस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है 27 नंबर प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न कहता है कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। किस देश का जो है ये जो है एक आतंकवादी संगठन है। तो ये जो श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे को क्या किया, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया। तो ये जो है पोखरण में किया था। सो आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो किसी खतरे से आज़ादी या सामूहिक सुरक्षा, किसी खतरे से आज़ादी को क्या कहा जाता है, सामूहिक से आज़ादी को सामूहिक सुरक्षा कहा जाता है। मानव का अस्तित्व एवं देश के लोगों के जीवन खतरे से भरे होते हैं। इस खतरे से मुक्ति का मतलब क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा। मतलब कि आप जो है किसी कोई भी मतलब एक ऐसा समूह, किसी भी एक समूह, जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग क्या है, भारत का समूह है, इसको अगर बाहरी खतरे, बाहरी जैसे चीन का हो गया, या फिर कहीं मान लीजिए कि अमेरिका का खतरा है या रूस का खतरा है या फिर कहीं का भी खतरा है, तो वहाँ पे जो है उससे अगर कोई बचा के रख रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकारों की होती है, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद जो है 31 नंबर प्रश्न है कि गोवा भारत संघ का जो है राज्य किस वर्ष बना था। तो याद रखिए ये जो है 1987 में बना था। 1987 में भारत का राज्य बना, और ये जो 25वां राज्य था, कितना राज्य था, 25वां राज्य था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 32 नंबर प्रश्न कहता है कि नाटो का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो नाटो का स्थापना जो है 1949 में किया गया था। सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1949। अच्छा, अगर डेट याद रखना हो तो वो भी रख सकते हैं आप लोग, वो 4 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 4 अप्रैल को हुआ था, ये भी अगर याद रख सकते हो तो रख लो। उसके बाद जो 33 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है। तो योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। सो सी ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो गैर संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं, जो हमारा मूल संविधान जिसमें बना था उसमें जिस चीज़ का वर्णन है, जिस आयोग का या जिस कमिटी का वहाँ पे वर्णन है, वो सब क्या है, संवैधानिक है। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे सरकार चली और बाद में जो चीज़ें जुड़ी उसको गैर संवैधानिक बोला जाता है। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। 34 नंबर प्रश्न देखें, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 में हुआ था। देखिए 2 बार हुआ था, एक बार 1907 में आज़ादी से पहले हुआ था, और आज़ादी के बाद 1969 में हुआ था। ठीक है, दोनों की चीज़ें आपको डिटेल में मैंने बताई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार जो आपको 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2005 में जो है ये सूचना का अधिकार लागू किया गया था। ठीक है, और जिसको जो मनमोहन सिंह ने किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नक्सलवाद क्या है। तो नक्सलवाद जो देखिए, नक्सलवाद जो है साम्यवाद और माओवाद की विचारधारा से प्रेरित एक हिंसक आंदोलन है। इस आंदोलन को नक्सलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद स्थान से हुई थी। यह आंदोलन भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश में अधिक सक्रिय है। और यहाँ पे क्या है कि नक्सलवादी हिंसा व क्रांति के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और
सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को मौलिक अधिकार में मौलिक बदलाव चाहते हैं। सो यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया क्या, कि नक्सलवाद जो है साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा जिसको बोलते हैं, और मार्क्सिस्ट जिसको बोलते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा जिसको बोलते हैं, उन दोनों का मिला जुला एक रूप है, जो कि उन जो साम्यवादी और माओवादी चाहते हैं, उनकी जो विचारधारा है उसको ज़बरदस्ती जो है ज़मीन पे लाने का कोशिश कौन करता है, नक्सलवाद करता है। इसीलिए इसको जो है बहुत ही मतलब नक्सलवाद को तो एक तरह से टेररिस्ट ही घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो 37 नंबर प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जो है यल्तसिन थे। कौन थे, यल्तसिन। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये बात हम लोग कर रहे हैं, देखो रूस मतलब क्या, रूस तो तब बना ना जब यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर कब टूटा, 1991 में। 1991 में जो पहला जो रूस बना, जब रूस एक देश बना 1991 में, तो जो है यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो एक चुनाव हुआ, तब ये कौन बने 1991 में, यल्तसिन जो है राष्ट्रपति बने। तो ये यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे डिटेल में। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका आसियान में कुल 10 कंट्री हैं, और यहाँ पे श्रीलंका क्या है, उसका सदस्य नहीं है। श्रीलंका कहाँ का सदस्य है, तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया का जो है यहाँ पे कौन सदस्य है, श्रीलंका सदस्य है, आसियान का नहीं है। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है, तो ये ए.ओ. ह्यूम है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, 1885 में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए अब ये प्रश्न जो है दो तरीके से आएगा। ठीक है, एक आ सकता है कि 2019-20 के आसपास का प्रश्न होगा। ठीक है, और एक जो है इंदिरा गांधी के टाइम का होगा, मतलब 1975-76 के आसपास का। तो ये देखिए यहाँ पे जो इंदिरा गांधी ने, ये ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी नहीं है। ठीक है, तो कोई एक ही रहेगा, या तो नरेंद्र मोदी रहेंगे या फिर इंदिरा गांधी रहेगी। तो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो 10 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरू किया है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न कहता है कि 1978 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की जो है घोषणा करी थी। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों के बारे में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए जैसे CFC गैस हो गया, या फिर जो है आपका CO2 हो गया, NO2 हो गया, उसके बाद क्या है SO2 हो गया, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरो। CFC मतलब क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ये सब गैस क्या करता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। मतलब क्या कि सही यहाँ जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम करता है। तो इन सब गैसों का उत्सर्जन कम करने की बात कहाँ की गई है, क्योटो प्रोटोकॉल में की गई है। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई है। तो ये जो है बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था। ठीक है, ये दिन जो है भारत के इतिहास के लिए बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 6 दिसंबर 1992 है, इसमें बाबरी मस्जिद का जो है विध्वंस हुआ था। ठीक है, हालांकि ये इसका फैसला आ गया है कोर्ट से, और सभी लोगों ने इस फैसला को मान्य किया है। ठीक है, तो चलिए ये जो है एक अच्छा कदम है कि इस केस को जो है ख़त्म कर लिया गया है। इसके 44 नंबर प्रश्न कहता है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है शीत युद्ध के संबंध में दोनों जो है यहाँ पे क्या है कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो USA और USSR जो है वो दोनों युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। शीत युद्ध का मतलब है कि बाताबाती, जैसे मन में जो गाली देना बोलते हैं ना, उसी को शीत युद्ध बोलते हैं। कि मतलब सामने से नहीं लड़ेंगे, छुप छुप के लड़ने का जो काम है यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका 45 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। सो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है,
याद रखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? तो व्यापार उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को जो आमंत्रित कर प्रत्यक्ष तौर पर अपना उद्योग स्थापित करना ही क्या है, विदेशी निवेश है। इस प्रकार से व्यापार में मुनाफा की उम्मीद रखी जाती है, जिससे आर्थिक विकास में सहायता होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपनी को अपने इकोनॉमी में बोलना कि जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी है, जैसे एप्पल एक कंपनी है, एप्पल मोबाइल जो बनाती है, वो क्या है, अमेरिका की कंपनी है और उसके पास काफ़ी सारा पैसा है। तो यहाँ पे सरकारें क्या करेंगी, एक आयोजन का जो है यहाँ पे आयोजन करेगी, जिसमें सभी कंपनियों को बुलाएगी और बताएगी कि देखिए हमारे यहाँ खोलिएगा तो आपको सस्ता में लेबर मिल जाएगा, आपको अच्छा क्वालिटी का लेबर मिलेगा, यहाँ पे अच्छा काम हो सकता है, आप जल्दी से जो है यहाँ पे जो बाज़ार है यहाँ पे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये सब करके उन कंपनियों को बुला के यहाँ पे क्या किया जाता है कि व्यापार बढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको क्या हो सके, रोजगार प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद है भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है क्या किए थे, 565 देशी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण कर दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका 50 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है आपका यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।